Good morning, everyone. So, in last class, we were discussing the transport of CO2 in blood. Transport of CO2 in blood के हमने 3 methods पढ़े थे. Number 1 था dissolved in plasma. Second था in combination with HB, जिसे HbCO2 यानी कि कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन कहते हैं. और तीसरा था in the form of bicarbonate ions, that is HCO3-. हम HCO3- वाला मेथड ही पढ़ रहे थे अभी, जिसके अंदर हमने कहा कि एक एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होगा, एक इंटरनल रेस्पिरेशन होगा. इंटरनल रेस्पिरेशन मैंने आपको पूरा समझाया था, लिखा भी दिया था, जिसमें हमने पॉजिटिव क्लोराइड शिफ्ट यानी कि हैमबर्गर्स फिनोमिना समझा था. और फाइनली हमने कहा था कि जब HCO3- आरबीसी से प्लाज्मा में आ जाता है, तो प्लाज्मा में आने के बाद वो कंबाइन करता है मेनली Na+ के साथ या K+ के साथ टू फॉर्म NaHCO3 एंड KHCO3, और इस फॉर्म में फाइनली CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है. ये सब तो लिख लिया था अपन ने. अब जो मैं आपको समझा के गई थी लास्ट में, वो था एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. एक बार फिर से देखो इसे. एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में हमने कहा कि जैसे ही एल्वेलाई से O2 आता है ब्लड कैपिलरी में आरबीसी के अंदर, यहां आने के साथ ये O2 आकर कहता है कि भाई मुझे ना Hb फ्री चाहिए, हीमोग्लोबिन चाहिए, तभी मैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होऊंगा. लेकिन Hb प्रेजेंट था H+ के साथ, तो H+ Hb टूटा, इसके टूटने से बना H+ प्लस Hb. तब इसके साथ साथ एक और रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली खुद ब खुद शुरू हो गया, यानी कि KCl टूट गया टू फॉर्म K+ प्लस Cl-. अब K+ फ्री था, Hb फ्री था और O2 जुड़ गया, तो ये बन गया KHbO2. हम इसका नाम ऑक्सी हीमोग्लोबिन ही बोलते हैं. तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन को बनाते बनाते हमने एक चीज ऑब्जर्व करी कि आरबीसी में किसका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो गया? H+ का. देख रहे हो, H+ का कॉन्सेंट्रेशन हाई हो गया है. और जब H+ ज्यादा होता है तो हम कहते हैं कि pH कम है, pH एसिडिक है. सो H+ कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस, pH डिक्रीजेस. अब ये H+ HCO3- के साथ जुड़ा क्योंकि इस Cl- ने धमकी दी कि मैं ना वापस जा रहा हूं, मेरा काम जो था वो यहां हो चुका है. तो Cl- यहां आरबीसी से फ्लक्स कर गया प्लाज्मा में, और फिर आरबीसी ने कहा कि भाई मेरा जो बाइकार्बोनेट आयन था ना, वो तो मुझे वापस दे दे. तो जो बाइकार्बोनेट आयन फ्री रहेंगे, यानी कि जो NaHCO3 और KHCO3 फॉर्म में नहीं थे, वो लौट कर वापस यहां आ जाएंगे. इस वाले शिफ्ट को कहते हैं नेगेटिव क्लोराइड शिफ्ट, क्योंकि ये पहला वाला शिफ्ट से ऑपोजिट नेचर का हुआ है. ठीक है. अब जैसे HCO3- अंदर आया, इसने देखा कि भाई ये H+ बेचारा अकेला बैठा है. एक तो अकेला है और दूसरा ये H+ का कॉन्सेंट्रेशन हाई होने से pH कम हुए जा रहा है आरबीसी का. तो तुरंत H+ HCO3- के साथ जुड़ा, अगेन इन प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज, और बन गया था H2CO3. और फिर ये H2CO3 टूटा तो बना H2O प्लस CO2, और यही CO2 तो था जो किसको मिल गया था वापस से? एल्वेलाई को. तभी जाकर तो हमारा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन पूरा हो पाएगा. तो ये पूरा हो गया एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. तो यहाँ अब एक कंसेप्ट समझना है. एक हाल्डेन नाम के साइंटिस्ट ने कुछ कंसेप्ट समझाया, ध्यान से सुनना पहले. हाल्डेन के हिसाब से CO2 एल्वेलाई तक पहुंचता है O2 की वजह से. क्या कहा मैंने?
हाल्डेन के हिसाब से CO2 एल्वेलाई तक पहुंचता है ऑक्सीजन की ही वजह से। कैसे समझाया उसने? हाल्डेन ने कहा कि भाई ध्यान दो, ऑक्सी हीमोग्लोबिन को बनाने के चक्कर में एक एसिडिक कंडीशन क्रिएट हो गई। कैसे? अब आप सब जानते हो, O2 आया, H प्लस एच बी टूटा, H प्लस एच बी टूटने से H प्लस कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस, pH डिक्रीजेस, ऑपोजिट नेचर होती है। ये चेंज होने की वजह से जो रिजल्ट हुआ, ऑक्सी हीमोग्लोबिन तो बन गया, लेकिन मैं ऐसे कह सकती हूँ, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बिहेव एज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। क्यों? क्योंकि ऑक्सी हीमोग्लोबिन ने खुद को बनवाने के चक्कर में किसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया? H प्लस का। और क्या कम हो गया? pH। सो ऑक्सी हीमोग्लोबिन behave as a strong acid due to which the blood capillaries surrounding alveoli, ये सब alveoli हैं, इन alveoli के आसपास जो भी blood capillaries हैं, ये सब blood capillaries हैं, इन सब blood capillaries में ध्यान देना, जैसे ही ऑक्सीजन गया इन सब में, ऑक्सीजन के जाते ही सबके अंदर H प्लस एच बी टूटा, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा, pH कम हुआ, तभी तो H प्लस के साथ HCO3 माइनस जुड़ा, H2CO3 बना, और ये टूटकर बना H2O प्लस CO2, और तभी तो ये CO2 किनको मिला? एल्वेलाई को। तो मेरी एक एक शब्द सुनना, मैं क्या कह रही हूं। ऑक्सी हीमोग्लोबिन बिहेव एज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, so the blood capillaries surrounding lung alveoli remain acidic in nature, and this helps in transport of CO2 up to the lung alveoli। ये तो हुई अंग्रेजी में स्टेटमेंट। अब हम कैसे अपनी भाषा में याद रखेंगे? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाना है Hb और O2 से। जब एल्वेलाई ने ऑक्सीजन दिया, अगर ऑक्सीजन आया तो ये कहानी शुरू हुई, वरना ऐसी कोई कहानी नहीं थी। ऑक्सीजन आया तो H प्लस एच बी टूटा, H प्लस एच बी टूटा तो किसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा? H प्लस का। एसिडिटी मेंटेन हो गई। H प्लस इंक्रीज हुआ तो मजबूरी आई कि बाहर से किसे बुला लें? HCO3 माइनस को। तब जाकर H प्लस और HCO3 माइनस के साथ बना H2CO3। H2CO3 टूटकर बना H2O प्लस CO2, और ये CO2 मिल गया लंग एल्वेलाई को। तो ये डायरेक्टली CO2 एल्वेलाई तक पहुंच गया, और अब CO2 एल्वेलाई तक तभी पहुंचा जब सबसे पहले यहाँ क्या आया था? ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन नहीं आता तो CO2 भी एल्वेलाई तक कभी नहीं पहुंचता। दिस होल कंसेप्ट इज कॉल्ड हाल्डेन इफेक्ट। तो अब आपको याद रखना है कि हाल्डेन इफेक्ट बताता है कि एल्वेलाई तक CO2 पहुंचने की एक सबसे बड़ी वजह है O2, ऑक्सीजन। समझ आया? इन सब चीजों को ना ध्यान से बार बार सुनना। हर बारी जब आप सुनोगे रिकॉर्डिंग को, आपको एक नई कहानी समझ में आ जाएगी, और फिर भी आपको डाउट्स आएंगे तो हम डाउट सेशन में क्लियर करेंगे। ठीक? तो लास्ट क्लास में आपने ये वाला डायग्राम बना लिया था। अब इसमें लिखोगे, राइट डाउन, ड्यूरिंग एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ड्यूरिंग external
respiration, comma, when O2 is transported during external respiration, when O2 is transported from lung alveoli into the RBC, is transported from lung alveoli into the RBC, comma, it induces breakdown of H plus HB. It induces breakdown of H plus HB, causing release of H plus and HB, causing release of H plus and HB. Next, now this HB hemoglobin, now this HB can combine with O2 to form HbO2. Now this HB can combine with O2 to form HbO2, that is oxyhemoglobin. To form HbO2, that is oxyhemoglobin. Next, now Cl minus, shows efflux, सामने लिखा है. Now Cl minus shows efflux from RBC into plasma, and in exchange HCO3 minus, HCO3 minus shows influx, and then HCO3 minus shows influx from plasma into RBC, comma, this is called negative chloride shift. Highlight करना. This is called negative chloride shift. Next line. Now within RBC, comma, HCO3 minus यानी कि bicarbonate ions, HCO3 minus combines with H plus to form H2CO3. HCO3 minus combines with H plus to form H2CO3, and this H2CO3 breaks down further, and this H2CO3 breaks down
further into H2O plus CO2, and this H2CO3 breaks down further into H2O plus CO2, comma, all these reactions catalyzed by enzyme carbonic anhydrase. All these reactions catalyzed by enzyme carbonic anhydrase. All these reactions catalyzed by enzyme carbonic anhydrase. ठीक है, next line. Now this CO2 gets transported. Now this CO2 gets transported from blood capillaries into the lung alveoli. Now this CO2 gets transported from blood capillaries into the lung alveoli. हाँ जी, तो अब आप पूरी कहानी समझ गए हो कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में O2 के आने से CO2 पहुंचा और यहाँ इंटरनल रेस्पिरेशन में टिश्यू से CO2 आया तो उस तक वापस O2 पहुंचा. पॉजिटिव क्लोराइड शिफ्ट, नेगेटिव क्लोराइड शिफ्ट, सब कंसेप्ट क्लियर है. आखिरी में स्टार लगा के हाल्डेन्स इफेक्ट लिखेंगे. फिर से समझ करके, सुन करके लिखेंगे. तो लिखो, according to Haldane's effect. According to Haldane's effect, oxyhemoglobin behaves as a strong acid. According to Haldane's effect, oxyhemoglobin behaves as a strong acid. Means the blood capillaries surrounding lung alveoli means the blood capillaries surrounding lung alveoli remain acidic in nature, means the blood capillaries surrounding lung alveoli remain acidic in nature and
This helps in CO2 transport from RBCs to lung alveoli. पहले स्टेटमेंट लिख दो, फिर दिखाती हूँ कि क्या लॉजिक था. रिपीट कर रही हूँ. According to Haldane's effect, oxyhemoglobin behaves as a strong acid, means the blood capillaries surrounding lung alveoli remain acidic in nature, and this helps in CO2 transport from RBCs to lung alveoli. अब देखो, O2 reaches RBCs, H plus HB breaks down, H plus concentration increases, pH decreases, H plus combines with HCO3 minus, H2 is formed, H2CO3 formed and then breaks down. CO2 is released and transported to alveoli. ये पूरी कहानी मैंने शॉर्ट में लिखा दी ब्रैकेट में, ध्यान से देख लेना, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए हाल्डेन्स इफेक्ट. अकॉर्डिंग टू हाल्डेन्स इफेक्ट, O2 पहुंचा आरबीसी में, H प्लस HB का ब्रेकडाउन शुरू हो गया, H प्लस कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई, pH कम हो गया, यानी कि कैसी नेचर, एसिडिक नेचर. H प्लस कंबाइन हुआ HCO3 माइनस से, H2CO3 बना, टूट गया, एंड देन जो CO2 रिलीज हुआ वो ट्रांसपोर्ट हो गया इनटू द लंग एल्वेलाई. ठीक है, तो ये हमने पूरा पढ़ लिया, हाल्डेन्स इफेक्ट एंड CO2 ट्रांसपोर्ट एज बाइकार्बोनेट आयन. चलो अब आखिरी में एक नोट लिखेंगे, यही लिखना है नोट में. कार्बोनिक एनहाइड्रेट, कार्बोनिक एनहाइड्रेट. हाँ जी, सुनो अब जरा ध्यान से. कार्बोनिक एनहाइड्रेस जो कि अभी हमने पढ़ा हमारे आरबीसीज के साइटोप्लाज्म में होता है, ये हमारी बॉडी का वन ऑफ द फास्टेस्ट एंजाइम्स है. एंजाइम क्या होता है ये हम आपको डिटेल पढ़ाते हैं बायोमोलिक्यूल्स में. फिलहाल आप इतना समझो कि एंजाइम्स ना हमारे बॉडी के कैटलिस्ट हैं, और ये पॉजिटिव कैटलिस्ट हैं, ये हमेशा रिएक्शन रेट बढ़ाते हैं. तो देखो, हमने रिएक्शन पढ़ा अभी, H2O plus CO2 forms H2CO3, कार्बोनिक एसिड बनता है. अगर नेचर ने हमें कार्बोनिक एनहाइड्रेस नहीं दिया होता विदाउट एंजाइम, तब 200 मॉलिक्यूल्स बनते ऑफ H2CO3 पर आवर. 200 मॉलिक्यूल्स पर आवर. ठीक, अब क्योंकि नेचर ने हमें ये एंजाइम दे दिया और इस एंजाइम ने हमारे
इस रिएक्शन के होने का रेट बहुत बढ़ा दिया, तो अब बनते हैं 6 लाख मॉलिक्यूल पर सेकेंड। फर्क देखो जरा, अगर नेचर हमें एंजाइम ना देती तब भी हमने जितने रिएक्शंस पढ़े वो सब होते रहते, लेकिन तब 200 मॉलिक्यूल बनते पर आवर में। और अब अगर एंजाइम है तो अब एंजाइम की वजह से 6 लाख मॉलिक्यूल ऑफ H2CO3 बनते हैं पर सेकेंड। दैट मीन्स दिस एंजाइम increases the reaction rate by 10 मिलियन टाइम। ये मैं जो आपको डाटा लिखा रही हूँ, ये वाला डाटा NCERT में भी है, लेकिन ये बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर में है, तो वहां भी हम आपको बताएंगे ये बात फिर से, और यहाँ भी लिखेंगे। और ये हमारी बॉडी का वन ऑफ द फास्टेस्ट एंजाइम है। मतलब सब एंजाइम रिएक्शन रेट तो बढ़ाते हैं, लेकिन इतना भयंकर वाला रिएक्शन रेट बढ़ाना इसका खास करके काम है। और दूसरी बात, जो एंजाइम जितना बढ़िया होता है उसका Km उतना ही कम होता है। Km होता है माइकेलिस मेंटेन कांस्टेंट। तो अभी आपको क्या बात याद रखनी है, बेटर इज द एंजाइम, लेसर इज द Km। अगर मैं कह रही हूँ इट इज वन ऑफ द फास्टेस्ट एंजाइम ऑफ अवर बॉडी, देन इट हैज वन ऑफ द लीस्ट Km। तो Km जितना कम, एंजाइम की एफिशिएंसी उतनी ही ज्यादा। ठीक, कैसे ये Km क्या होता है सब आएगा एक बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में, डिटेल समझाएंगे आपको Km कैसे निकालते हैं। तब तक आप इतना लॉजिक याद रखो। एक लास्ट बात, इस एंजाइम को अपना काम करने के लिए एक कोफैक्टर चाहिए जिसका नाम है जिंक। इस जिंक कोफैक्टर के बिना, मतलब जिंक की मदद के बिना कार्बोनिक एनहाइड्रेज काम नहीं कर सकता। तो इसका कोफैक्टर है जिंक। ठीक है, तो आपने लिखा नोट में कार्बोनिक एनहाइड्रेज, लिखो जरा इसके नीचे। अब लिखो, इट इज वन ऑफ द फास्टेस्ट एंजाइम्स, it is one of the fastest enzymes of human body. It is one of the fastest enzymes of human body, comma, having least Km. It is one of the fastest enzymes of human body, comma, having least Km. Km के नीचे फुल फॉर्म लिखो, माइकेलिस मेंटेन कांस्टेंट। माइकेलिस मेंटेन कांस्टेंट। Next line, next point. This enzyme requires zinc as a cofactor. फुल में भी लिख लो और शॉर्ट में भी लिख लो। This enzyme requires zinc as a cofactor. अब ये वाला रिएक्शन लिख दो, ये रिएक्शन अब इस रिएक्शन के नीचे लिखो, विदाउट दिस एंजाइम, विदाउट
this enzyme, comma, about 200 molecules of H2CO3 are formed per hour. Without this enzyme, about 200 molecules of H2CO3 are formed per hour. Next line. But in presence of enzyme, comma, about 6 lakh molecules of H2CO3 are formed per second. But in presence of enzyme, 6 lakh molecules of H2CO3 are formed per second. 6 lakh molecules of H2CO3 are formed per second. ये लिखा था. Next line. So this enzyme increases the reaction rate. So this enzyme increases the reaction rate by 10 million times. So this enzyme increases the reaction rate by 10 million times. ठीक है, ये सारी कहानी हो गई इस एंजाइम की. चलो अब नेक्स्ट लिखना है ऑक्सी हीमोग्लोबिन. डिसोसिएशन कर्व. या इसे कहते हैं बोहर्स कर्व. लिखो इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व या बोहर्स कर्व. अब एकदम ध्यान से सामने देखना है. ये बोहर नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने ये समझाया कि सब लोग ना एक बात पे आके अटक जाते हैं कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को उठाकर ट्रांसपोर्ट करता है. इसने कहा ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का जुड़ना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी उनका टूटना भी है. अब मान लो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, टिश्यू के पास पहुंचा, टिश्यू ने कहा भाई दे मेरे को ऑक्सीजन. अब अगर इस हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन को फ्री ही नहीं करा तो मिलेगा कैसे इसको? और अगर इसने टिश्यू को ऑक्सीजन दिया नहीं तो फिर हीमोग्लोबिन का फंक्शन रह ही क्या गया? फिर लेकर घूमता थोड़े ना रहेगा पूरे बॉडी में. तो इसने यही समझाया कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन को एसोसिएट करो, जोड़ो, वो भी मैं समझाऊंगा, लेकिन याद रखो कि उनका डिसोसिएशन भी उतना ही इंपॉर्टेंस रखता है. तो इसने कंसेप्ट दिया जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज होगा वैसे वैसे हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से जुड़ने की एफिनिटी बढ़ेगी. सुनना ध्यान से, हर वर्ड पर ध्यान दो. मैंने कहा as the partial pressure of oxygen increases, the affinity of Hb for O2 also increases. अगर मैंने कहा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 10 mm of Hg है फॉर एग्जाम्पल,
तो एक डेफिनेट सैचुरेशन ऑफ Hb होगा। मतलब अगर खून में PO2 10 mm ऑफ Hg है और खून में 100 हीमोग्लोबिन है, 100 है, तो 100 में से सिर्फ 13 या 14 ही ऑक्सीजन उठाएंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि 10 ही ऑक्सीजन है और उसको उठाने के लिए 100 हीमोग्लोबिन स्ट्रगल कर रहे हैं। वो कहेंगे हम ज्यादा कोशिश नहीं करेंगे। कहा कि 20 होंगे तो हम थोड़ी ज्यादा कोशिश करेंगे, 30 होगा तो हम और ज्यादा कोशिश करेंगे। मतलब अगर मैं चाहती हूं कि ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को उठाएं जिससे कि वो आगे जाकर टिश्यू को भी अच्छी डिलीवरी दें, उसके लिए मुझे चाहिए कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन भी ज्यादा रहे। अगर PO2 कम है तो हीमोग्लोबिन ना तो ज्यादा लोडिंग ऑफ ऑक्सीजन करेगा, और जब लोडिंग नहीं करेगा तो टिश्यू में अनलोडिंग भी नहीं करेगा। तो इसने अपना कर्व कुछ वैल्यूज से बनाया और ये वैल्यूज उसी ने हमें दी थी। देखो क्या क्या वैल्यूज हैं, सब एकदम सामने देखेंगे। इसने कहा मैं ग्राफ बनाऊंगा इन बिटवीन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन मिलीमीटर ऑफ Hg वर्सेस परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। फिर बोल रही हूं, परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन का मतलब है 100 में से फॉर एग्जांपल कितने HbO2 कैरी कर रहे हैं। 100 में से 50 कैरी कर रहे हैं 50%, 100 में से 70 कैरी कर रहे हैं 70% सैचुरेशन। देखो वैल्यू से समझ आएगा। 10, 20, 30, 40, देखो सामने 10 mm ऑफ Hg लिया, फिर 20 लिया, 30 लिया, 40 लिया। याद करो वेनस ब्लड में 40 mm ऑफ Hg था और आर्टीरियल ब्लड में 95 से 96 mm ऑफ Hg था, तो मैक्सिमम यही रीच हुआ। अब ये मत कहना मैम एल्वेलर एयर में तो 104 था। एल्वेलर एयर में जो 104 था वो मेरे काम का नहीं है। जब तक खून में नहीं आया ऑक्सीजन मेरे किस काम का। एल्वेलाई लेके बैठा रहे, हवा में तो ऑक्सीजन है ही, मेरे ब्लड में नहीं है तो मुझे उस ऑक्सीजन से कोई मतलब नहीं है। ठीक, अब सैचुरेशन देखो। हाँ जी, ध्यान दो सामने। जब 10 mm ऑफ Hg है तो 13 से 14% सैचुरेशन है। मतलब आउट ऑफ 100 Hb 13 से 14 HbO2 कैरी कर रहे हैं। 20 पर इतना सैचुरेशन है, 30 पर 55%, 100 आउट ऑफ 100 Hb 55 वुड बी कैरिंग ऑक्सीजन, 40 पर 72% और 95 से 96 आते आते आर्टीरियल ब्लड में मैक्सिमम इतना ही होता है। तब हमने कहा था कि टोटल ऑक्सीजन को का 98% Hb कैरी करेगा। तो देख रहे हो 100 में से 98 Hb कैरी कर रहे हैं, जिसे मैं अप्रॉक्स कितना मान सकती हूँ 100%। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, इन्हीं वैल्यूज को ग्राफिकल फॉर्म में दिखा रही हूँ। PO2 in mm of Hg और परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ Hb। ध्यान से देखते जाना। देखो 10, 20, 30, 40, 50, 60 करते हुए
कहाँ तक जाएगा? 95 से 96। यहाँ पर सब वैल्यूज रखो। आप खुद एक ग्राफ पेपर उठा के चाहे बना करके देख लेना। आपका ग्राफ इस शेप का आएगा। इस शेप के ग्राफ को कहते हैं एस शेप्ड ग्राफ या सिग्मोइडल ग्राफ। स्लाइड सा जो एस बनता है ना इस टाइप का, देखो ध्यान से, ये इसे सिग्मोइडल कर्व कहते हैं। अब देखो, या मैं एक ही वैल्यू लिख देती हूँ, सीधा 96 लेते हैं। देखो सामने, ये मैंने 96 mm ऑफ Hg कहा। 96 mm ऑफ Hg पर सैचुरेशन कितना है? 98% से 100%। तो अब मैं इस ग्राफ में देखकर बता सकती हूँ कि जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन करीब 95 से 96 mm ऑफ Hg हो जाता है तो ऑलमोस्ट 100 के 100 या 100 में से 98 Hb O2 कैरी करते हैं। ठीक, अब अगर 100 में से 98 कैरी कर रहे हैं, ये टिश्यू के पास पहुंचेंगे, टिश्यू को कुछ तो दे करके आएंगे ही, और उसके बाद कुछ वापस ले आएंगे वेनस ब्लड रिटर्न में। ठीक, ये वाली वैल्यूज लिख ली हैं आपने। इन वैल्यूज को लिख लो, बस अभी इन वैल्यूज को लिख लो और इसके नीचे एक लाइन लिखो, अकॉर्डिंग टू बोहर, BOHR, अकॉर्डिंग टू बोहर, comma, as the partial pressure of O2 increases, according to Bohr, as the partial pressure PO2, as the partial pressure of O2 increases, comma, the percentage saturation of Hb also increases, according to Bohr, comma, as the partial pressure of oxygen increases, comma, the percentage saturation of Hb also increases. Next line. So this graph appears S-shaped or sigmoidal in nature. So this graph appears S-shaped or sigmoidal in nature. ये वाली वैल्यू सबने नोट कर लेनी है यहीं पर। अब आगे पहले समझना है, फिर ग्राफ बनाना, ग्राफ अभी नहीं। देखो यहां देखेंगे सब, आर्टीरियल ब्लड 95 से 96 mm ऑफ Hg और इसका सैचुरेशन अप्रॉक्स 100%। ठीक, अब आई बात वेनस ब्लड की।
लास्ट क्लास में आपको सारे पार्शियल प्रेशर बताए थे। वेनस ब्लड में ये जो PO2 है ये यहां से घटकर हो गया था 40 mm ऑफ Hg। याद आ रहा है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन आर्टीरियल ब्लड में इतना था, उस समय सैचुरेशन अप्रॉक्स 100% थी। वेनस ब्लड में आते आते पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन घट करके हो गया 40 mm ऑफ Hg। अब आपने अभी वैल्यूज लिखी हैं। 40 mm ऑफ Hg पर 72% सैचुरेशन था, तो ये सैचुरेशन 100 से घटकर कितना हो गया? 72%। अब अपने लैंग्वेज में समझो, ये खून टिश्यू के पास आया, 100 के 100 Hb, 100 के 100 Hb O2 लेके आए। 100 में से कुछ ने टिश्यू को दिया होगा और बाकी के ले गए एज वेनस ब्लड रिटर्न। वेनस ब्लड में PO2 घटकर कितना हो गया? 40 mm ऑफ Hg। अभी भी सैचुरेशन कितना है? 72%। मतलब मैं 100 में से 72 माइनस कर दूं तो वो वाला ऑक्सीजन, वो वाला परसेंटेज टिश्यू को डिलीवर हुआ। सो यहां से फ्यू डिलीवर्ड टू टिश्यू। तो देखना जरा, मान लो ये 40 mm ऑफ Hg है, यहां पर सैचुरेशन दिखा रहा है 72%। तो देख रहे हो ये गैप, ये वाला गैप, ये वाला जो गैप है, यही गैप तो टिश्यू को दे दिया है। 100% लाया था, 100 में से ये वाला गैप टिश्यू को दे दिया और ये वेनस ब्लड में रिटर्न हो रहा है। वेनस ब्लड में PO2 कितना है? 40 mm ऑफ Hg और सैचुरेशन कितना है? 72%। सो वो वाले वैल्यूज मैंने सिर्फ आपके समझने के लिए लिखे हैं। फिर बोल रही हूं, आर्टीरियल ब्लड में PO2 है 95 से 96 mm ऑफ Hg। इस समय सैचुरेशन है 98% या अप्रॉक्स 100%। मतलब 100 के 100 Hb ऑक्सीजन उठा चुके हैं। अब कल को आप कहो कि मैम मैं ना अपनी बहुत ज्यादा ब्रीदिंग एफिशिएंसी बढ़ा रहा हूँ और अब मैं जो है ना PO2 को 96 क्रॉस करवा के 100, 110 तक लेके जाऊंगा, तब मैं कहूंगी आप PO2 को बढ़ा लो। Hb तो 100 ही है ना, 100 ही तो O2 कैरी करेंगे। अगर आपने 100 Hb के लिए 200 ऑक्सीजन ले लिया, फायदा क्या होगा? जब 100 फ्री होंगे तभी तो वो अगले 100 उठाएंगे, तो इसके ऊपर जाने का कोई फायदा नहीं है। फिर मैंने कहा वेनस ब्लड में PO2 हो गया है 40। इस समय सैचुरेशन कितना है? 72%। मतलब लेके 100 गए थे और लौटते वक्त 72 लेके आए हैं। 100% माइनस 72%, मतलब ये वाला गैप, ये वाला गैप, ये वाला गैप दे दिया गया है टिश्यू को। फ्यू O2 डिलीवर्ड टू टिश्यू। ठीक है, अब ये बात हुई वेनस ब्लड की और आर्टीरियल ब्लड की। अब बोहर ने कहा कि भाई बार बार पूरा ग्राफ कौन पढ़ेगा, बड़ा कंफ्यूजन होएगा। मैं चाहता हूं कि मैं ग्राफ को सिर्फ 50% सैचुरेशन तक पढ़ूं। तो इसने कहा अगर 96 पर 100% सैचुरेशन है तो कुछ तो पार्शियल प्रेशर होगा जिसपे 50% सैचुरेशन भी हो जाएगी। देखो देखना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात समझा रही हूं, ध्यान से देखोगे।
द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन at which the partial pressure of oxygen at which hemoglobin is 50% saturated is called P50 is called P50. P50 ध्यान से सुनो फिर से, P is that partial pressure of oxygen. ध्यान देना, सब लोगों को, ऑलमोस्ट सब लोगों को ये डाउट आएगा कि P50 मतलब पार्शियल प्रेशर इक्वल टू 50 mm of Hg. ये मैं नहीं कह रही, सुनना. P50 वो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का जिस पर हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन 50% है. तो नंबर 50 सैचुरेशन बता रहा है और P पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बता रहा है. फर्क है. ये जो PO2 है ये करीब 25 से 30 mm of Hg के बीच में आएगा. अपना ग्राफ देखना, मैंने 30 mm of Hg पर 55% सैचुरेशन दिखाया है, तो 29 के करीब पर 50% हो जाएगा. तो देखो P50 वो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है करीब 25 से 30 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, जिस पर सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन कितना परसेंट होता है? 50%. तो नंबर 50 represents the saturation of Hb and P represents the partial pressure of oxygen. ठीक है, लिखो एक स्टेटमेंट 4 लगा के, इंपॉर्टेंट. ऐसे लिखना है, P50 is that partial pressure of oxygen. P50 is that partial pressure of oxygen at which Hb is 50% saturated. At which Hb is 50% saturated. Repeat कर रही हूँ. P50 is that partial pressure of oxygen. P50 is that partial pressure of oxygen at which Hb is 50% saturated. Hb is 50% saturated. तो अब आपने वो ग्राफ की वैल्यूज लिख ली हैं. इतना ग्राफ बना लेंगे, अभी ये भी लिख लेंगे, इट विल हेल्प बाद में पढ़ने के लिए. अभी ये पूरा नहीं हुआ, अभी मेन कहानी बाकी है इसमें. आप इतना रिवाइज करके रखना. नेक्स्ट क्लास में हम फिर से यही ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व पढ़ेंगे. इसी का रीटेलीकास्ट होगा, क्योंकि अभी मुझे इसमें मेन कहानी तो बतानी है. अभी तो हमने हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन को जोड़ा है, और कर्व का नाम क्या है? देखो, ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व. तो जैसे हाल्डेन इफेक्ट पढ़ा था, नेक्स्ट क्लास में बोहर इफेक्ट पढ़ेंगे. ठीक है, तो ये सब कंप्लीट करना है और नेक्स्ट क्लास में यहाँ तक पढ़ के बैठना. ठीक है, थैंक यू.